आज की किताब है डेल कार्नेगी की सुप्रसिद्ध लोक व्यवहार, जिसमें हम जानेंगे कि लोगों से कैसे बात करते हैं बिना किसी को ठेस पहुंचाए, उससे अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं और भी बहुत कुछ जानेंगे इस किताब में। इस किताब को मुख्यतः 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले खंड में ये बताया गया है कि लोगों को प्रभावित कैसे किया जा सकता है। दूसरे खंड में 6 तरीके बताए गए हैं लोगों के दिल में आसानी से जगह बनाने के। तीसरा खंड ये बताता है कि ऐसा क्या करें कि लोग आपकी बात मान जाएं। और अंतिम खंड में इस बारे पर चर्चा की गई है कि बिना ठेस पहुंचाए लोगों को कैसे बदला जाए। भाग 1, लोगों को प्रभावित करने के अच्छे नुस्खे। पहला नियम, शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारते। सन 1931 की 7 मई को न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही थी। यह मुठभेड़ उस समय अपने अंतिम पड़ाव पर थी, इसलिए लोगों के बीच इसका बहुत रोमांच था। महीनों तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद अंत में हत्यारे क्रॉले को चारों ओर से घेर लिया गया था। वहाँ पर वह दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर था। जो हत्यारा इस समय चारों ओर से घिरा हुआ था और वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छिपा हुआ था। वह हत्यारा ना तो सिगरेट पीता था, ना ही शराब को हाथ लगाता था। वह ऊपर की मंजिल में छिपा हुआ था और 150 से अधिक पुलिस वाले और जासूस धरती से लेकर छत तक उसके चारों ओर से घिरे हुए थे। पुलिस वालों ने छत में छेद करके और टीयर गैस को इस्तेमाल करके इस कुख्यात हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की इमारतों पर भी मशीन गनें तैनात थे तथा 1 घंटे तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा बंदूकों से गोलियों की बरसात होती रही। क्रॉले एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। हजारों लोग पुलिस और हत्यारे की इस मुठभेड़ का रोमांचक आनंद ले रहे थे। शायद ही इससे पहले न्यूयॉर्क शहर में ऐसा दृश्य सामने आया हो। अंत में क्रॉले को पकड़ लिया गया। पुलिस कमिश्नर E.P. मलरोनी ने बताया कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा, वह इतना चौकन्ना और चुस्त था कि पंख फड़फड़ाने की आहट पर ही किसी को भी मार देता था। लेकिन दुनाली बंदूक खुद अपनी नज़रों में क्या था? हमें इस बात की जानकारी इसलिए मिल सकी क्योंकि जब पुलिस उस पर गोलियों की बौछार कर रही थी, उस समय क्रॉले ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते समय उसके घाव से लगातार बहते खून के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए थे। उस चिट्ठी में क्रॉले ने लिखा था, मेरी कमीज़ के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पत्र लिखने के कुछ समय पहले की यह बात है। एक बार क्रॉले लीग आइलैंड पर गांव की सुनसान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अकस्मात ही एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर उसको लाइसेंस दिखाने के लिए कहने लगा। इतनी सी बात की सज़ा पुलिस वाले को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। क्रॉले ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। जैसे ही पुलिस वाला ज़मीन पर गिर गया तो क्रॉले ने एक और गोली उस मरे हुए अफसर के सीने में दाग दी। सोचिए, इतना क्रूर और जालिम व्यक्ति यह कह रहा था, मेरी इस कमीज़ के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। एक ऐसा दिल जो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। क्रॉले को मौत की सज़ा सुना दी गई। जिस समय उसे सिंग सिंग कैद खाने में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था, तो सोचिए उसने तब क्या कहा होगा। क्या यह लोगों की जान लेने की सज़ा है? नहीं, उसने तो कहा था यह स्वयं को बचाने की सज़ा है। तो इस कहानी का सार यह निकला कि दुनाली बंदूक क्रॉले स्वयं को किसी भी बात के लिए दोषी नहीं ठहराता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात है?
अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिन लोगों की भलाई करने में गंवा दिए ताकि वे सुखी जीवन जी सके, लेकिन इसके बदले में मुझे केवल गालियाँ ही सुनने को मिलती हैं और पुलिस से छिप छिप कर भागना पड़ता है। ये शब्द अमेरिका के सबसे कुख्यात बदमाश अल कैपोन के हैं। वह शिकागो का एक सबसे खतरनाक गैंग लीडर था, लेकिन अन्य अपराधियों की भांति अल कैपोन भी अपने आप को दोषी नहीं मानता था। वह तो स्वयं को सच्चा परोपकारी मानता था, जिसे लोग गलत समझ बैठे थे। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्ट्ज़ भी ऐसा ही कहता था। अपने एक साक्षात्कार में उसने कहा था कि वह तो लोगों की भलाई करता है, और अपनी कही इस बात पर उसे पूरा यकीन भी था। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखक न्यूयॉर्क के सबसे प्रसिद्ध जेल सिंगिंग के वार्डन लुइस लीस से काफ़ी लंबा पत्राचार किया। उसका कहना है कि इस जेल के बहुत कम अपराधी स्वयं को बुरा समझते हैं। वे भी वैसे ही इंसान हैं जैसे हम सब हैं, इसीलिए तो वे स्वयं को सही प्रमाणित करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। उनके पास यह बात साबित करने के पर्याप्त ठोस कारण होते हैं कि उन्होंने किसी पर गोली क्यों चलाई थी या फिर किसी तिजोरी को क्यों तोड़ा था। इन्हीं तर्कों के आधार पर प्रत्येक अपराधी स्वयं को सही प्रमाणित करने की पूरी कोशिश करता है और स्वयं को सज़ा का हकदार नहीं मानता। अब यदि अल कैपोन दुनाली बंदूक रौले, डच शोल्ट या फिर जेल की चहर दीवारी में चक्की पीस रहे लाखों अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो फिर वे लोग क्या करते हैं जिनसे हम सब प्रतिदिन मिलते हैं? जॉन वानामेकर, जो अमेरिकी स्टोर्स की चेन के संस्थापक थे, उन्होंने यह स्वीकार किया, बहुत वर्षों पहले मैंने यह समझ लिया था कि किसी और को दोष देना केवल मूर्खता है। मेरे पास अपनी स्वयं की सीमाओं को ही पार करने की कितनी बड़ी मुसीबत है, तो फिर मैं इस बात पर अपना सिर क्यों पीटूं कि भगवान ने एक जैसी बुद्धि का उपहार सबको नहीं दिया। वानामेकर ने तो यह सबक जल्दी ही सीख लिया, लेकिन लेखक यह 33 सालों में सीख पाए, जिस दौरान उनसे ढेरों गलतियां हुई, और तब जाकर वे यह समझ पाए कि 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानते, अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितनी ही गलतियां कर लें, परंतु कभी भी उन्हें अपनी वह गलती दिखाई नहीं देती। कभी भी वे स्वयं की आलोचना नहीं करते। किसी की भी आलोचना करने से कोई भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करना शुरू कर देगा, बहाने बनाएगा, तर्क देगा। आलोचना बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि उससे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए दुर्भावना भर जाती है। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों में यह प्रमाणित किया है कि आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, बल्कि आपके और उस व्यक्ति के संबंध ज़रूर बिगड़ जाते हैं। यही बात जानवरों पर भी लागू होती है। जिस जानवर को उसके अच्छे व्यवहार के लिए इनाम दिया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए पनिशमेंट दी जाती है। महान मनोविश्लेषक हैंस सेल्वे ने भी कहा है, हर व्यक्ति सराहना और प्रशंसा का भूखा होता है, हर व्यक्ति निंदा से डरता है। निंदा या आलोचना से परिवार के सदस्यों, मित्रों, कर्मचारियों, सहकर्मियों सभी का मनोबल कम हो जाता है, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एनेड ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉन्सटन एक इंजीनियर कंपनी में सुरक्षा प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। उनका काम था फील्ड में काम कर रहे हर कर्मचारी पर ध्यान देना। प्रत्येक कर्मचारी के लिए फील्ड में हेलमेट पहनना ज़रूरी होता था। पहले जब कोई भी कर्मचारी बिना हेलमेट लगाए होता था तो वे आग बबूला हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे और उसे नियमों का उदाहरण देते थे। इसका परिणाम यह निकला कि कर्मचारी मरे मन से उनके आदेश का पालन करते हुए ज़बरदस्ती उनके सामने हेलमेट तो पहन लेते, परंतु उनके जाने के बाद तुरंत निकाल भी देते थे।
उसने कोई नई युक्ति प्रशिक्षण करने के बारे में सोचा। जब वह भी उस किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखता तो उससे पूछता कि क्या वह हेलमेट आरामदायक नहीं है या फिर उसके सिर पर सही से फिट नहीं हो रहा। उसने बातों बातों में उन कर्मचारियों को यह भी आभास करा दिया कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है, ना कि कोई बोझ के परिणाम स्वरूप। सभी कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनने शुरू कर दिए और मी एनिट के प्रति उनके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं आई। इतिहास इस बात का गवाह है कि निंदा या आलोचना से किसी समस्या का कोई हल नहीं निकलता। पहला सबसे बड़ा उदाहरण थियोडोर रूजवेल्ट तथा राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद का है। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा करवा दिया, वुडरो विल्सन को व्हाइट हाउस में बैठने के लिए मजबूर किया तथा पहले विश्व युद्ध में बड़े बड़े शब्दों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी तथा इतिहास का तो रुख ही बदल डाला। सन 1908 में रूजवेल्ट व्हाइट हाउस से बाहर चले गए थे तथा उन्होंने टैफ्ट को पूर्ण सहयोग दिया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर शेरों का शिकार करने के लिए रूजवेल्ट अफ्रीका चले गए। उनके लौटने तक परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी थीं, जिनको देखकर वे आग बबूला हो गए। फिर अनुदारवाद के लिए उन्होंने टैफ्ट की आलोचना करना आरंभ कर दिया और फिर तीसरी बार स्वयं ही राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने बुलमूस नामक पार्टी का गठन किया जो और जीओपी को लगभग धाराशाही ही कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हॉवर्ड टैफ्ट तथा उनकी रिपब्लिकन पार्टी को बुरी तरह पराजय हुई। वो बुरी तरह हार गए इलेक्शन और केवल 2 राज्यों यूटा और वर्मॉन्ट में ही विजय प्राप्त हुई। यह इस पार्टी की अब तक की सबसे लज्जाजनक पराजय थी। रूजवेल्ट ने इस पराजय के लिए टैफ्ट को दोषी माना, लेकिन क्या स्वयं राष्ट्रपति टैफ्ट ने भी अपने आप को दोषी माना? शायद बिल्कुल भी नहीं। भरे गले से आंखों में आंसू भरकर टैफ्ट ने बस इतना ही कहा, मैंने जो कुछ भी किया इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था। आखिर दोष किसका था, टैफ्ट का या फिर रूजवेल्ट का? कोई भी नहीं जानता, इवन लेखक भी नहीं जानता। मैं इस बात की चिंता भी नहीं करता। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की इतनी निंदा भी टैफ्ट से यह मनवाने में कामयाब नहीं हो सकी कि दोष उनका था। तो क्या लाभ हुआ इन सब चीज़ों का? कुछ भी नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर गई और टैफ्ट तो अपने पक्ष में तर्क देने लगे। दूसरा उदाहरण हमें मिलता है टी पॉट डोम ऑयल स्कॉटलैंड का। सन 1920 के दशक में यह खबर अखबारों की सुर्खियों में छाई रहती थी। इस स्कैंडल को अमेरिकावासी हमेशा ही अपने जहन में याद रखेंगे। इस स्कैंडल की कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एल्क हिल एवं टी पॉट डोम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। कुछ ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य में उपयोग हेतु अलग रख दिया गया था, लेकिन फॉल ने ना तो इनकी नीलामी की और ना ही टेंडर बुलवाए। उन्होंने तो अपने मित्र एडवर्ड एल डोहनी को यह लाभकारी ठेका प्लेट में रखकर दे दिया। डोहनी ने भी तुरंत ही फॉल को $10 लाख लोन का नाम देकर पुरस्कार रूप में दे दिए। उसके बाद फॉल ने जिले के यूनाइटेड स्टेट्स सबमरीन्स को यह आदेश दिया कि वे एल्क हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का लाभ उठा रहे प्रतियोगी को वहां से हटा दें। फिर जब प्रतियोगी कंपनियों ने संगीनों और बंदूकों की नोक पर वहां से हटाया गया तो उन्होंने निराश और दुखी होकर न्यायालय की शरण ली। फिर तो टी पॉट होम स्कैंडल का सारा भांडाफोड़ हो गया। फिर तो जैसे कोहराम ही मच गया। हार्डिंग सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे। पूरा देश कांप उठा। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधकार में होने लगा तथा परिणाम स्वरूप अल्बर्ट बी फॉल को जेल की हवा खानी पड़ी। फॉल तो ऊपर तो जैसे निंदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी सार्वजनिक निंदा किसी किसी को ही सहनी पड़ती है, परंतु क्या कभी भी उन्हें कोई पश्चाताप हुआ होगा? क्या उन्होंने इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार माना होगा? आई डोंट थिंक, बिल्कुल भी नहीं।
वर्षों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में कहा कि राष्ट्रपति हार्डिंग की मृत्यु किसी मानसिक आघात के कारण हुई थी, क्योंकि उनके एक दोस्त ने उनके साथ विश्वासघात किया था। श्रीमती फॉल तो सुनकर सन्न रह गई। रोते हुए उन्होंने कहा, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? इम्पॉसिबल। मेरे पति तो कभी किसी के साथ भी विश्वासघात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सोना, चांदी, हीरे मोतियों से भरा घर भी मेरे पति का ईमान डावाडोल नहीं कर सकता। उनसे कोई भी गलत काम नहीं करवा सकता। विश्वासघात तो उल्टा उन्हीं के साथ हुआ है। उन्हीं को बलि का बकरा बनाकर सूली पर लटकाया गया है। यही तो ह्यूमन नेचर है। हर कोई यही तो कहता है। प्रत्येक अपराधी अपना दोष दूसरे के सिर पर देता है। कभी भी वह विपरीत परिस्थितियों को दोषी ठहराता है, परंतु अपने ऊपर कभी कोई कलंक नहीं लगने देता। इसीलिए अगली बार किसी की भी आलोचना करने से पहले अल कैपोन, दुनाली, बंदूक क्रॉले, अल्बर्ट हॉल को ज़रूर याद कर लें। आलोचना तो बूमरैंग की भांति लौटकर हमारे पास ही आती है, अर्थात आलोचना करने वाले को स्वयं अपनी ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। हमें यह बात भी अपने मस्तिष्क में बिठाकर रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं, वह उसके अंतर में या तो अपने पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत करेगा या फिर शिष्ट व विनम्र टेस्ट की भांति यह कह देगा कि जो कुछ भी मैंने किया इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता था, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। 15 अप्रैल सन 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के एक बड़े से कमरे में रखा हुआ था। यह कमरा फोर्ड थिएटर के ठीक सामने था। यहीं पर जॉन विल्किस बूथ ने लिंकन को गोलियों से छलनी कर दिया था। लिंकन का वह बिस्तर उनके हिसाब से काफ़ी छोटा था। रोज़ा बॉनहार्ट की विख्यात पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल भी उनके बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस बत्ती पीली रोशनी दे रही थी। रक्षा मंत्री स्टैटन ने लिंकन के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़े होकर लोगों से कहा, लोगों के हृदय पर राज करने वाला संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक अब हमें छोड़कर चला गया है। लिंकन में लोगों का दिल जीतने की ऐसी कौन सी कला थी? क्या रहस्य था उनकी सफलता का? लिंकन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते थे? क्या वे दूसरे की निंदा करते थे? जी बिल्कुल। अपनी युवावस्था में इंडियाना की पिजियन क्रीक वैली में न केवल लोगों की आलोचनाएं करते थे, वरन पत्रों तथा कविताओं के माध्यम से लोगों का उपहास करते हुए वे उन्हें प्रकाशित भी करवाते थे। एक ऐसे ही पत्र से एक बार घृणा की आग ऐसी भड़की कि वह जीवन भर जलती रही। इलिनॉय ने वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते समय भी लिंकन खुलकर अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे तथा उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते थे। लेकिन एक बार तो बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। बात है सन 1842 में। लिंकन ने जेम्स शील्ड नाम के एक घमंडी तथा चिड़चिड़े राजनेता पर एक व्यंग भेजा जो स्प्रिंगफील्ड के समाचार पत्र स्प्रिंगफील्ड जनरल में छप गया। सारा शहर शील्ड्स का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में शील्ड्स तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। फिर उसने पता लगा ही लिया कि यह पत्र लिंकन ने ही लिखा है। शील्ड्स घोड़े पर सवार होकर लिंकन के सामने गया तथा उनके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन द्वंद्व युद्ध के पक्ष में लिंकन नहीं थे और अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हें कई हथियारों के विकल्प दिए गए। बाहें लंबी होने के कारण लिंकन ने तलवारबाजी को चुना। इसके लिए वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था उसी दिन शील्ड्स और लिंकन का आमना सामना मिसिसिपी नदी के तट पर हुआ। ऐसे में एक की मौत तो निश्चित थी। आखिरी क्षणों में उनके मित्रों के बीच बचाव के कारण युद्ध तो टल गया। हालांकि लिंकन के जीवन की यह सबसे दुखद घटना थी, लेकिन इस घटना से उन्होंने एक सबक भी सीख लिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखे, लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया।
फिर तो उन्होंने अपने शब्दकोश में से आलोचना शब्द को ही निकाल फेंका। फिर लिंकन ने गृह युद्ध के समय पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक कई नए जनरल नियुक्त किए और प्रत्येक जनरल मैकक्लेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड सभी ने बड़ी बड़ी गलतियां की। लिंकन हताश होकर फर्श पर इधर से उधर घूमते रहते, लेकिन लिंकन, जिनका हृदय दुर्भावनाओं से नहीं बल्कि सद्भावनाओं से परिपूर्ण था, एकदम शांत रहे। कभी भी किसी की आलोचना नहीं की। उनके प्रिय शब्द तो ये थे कि किसी की भी आलोचना भूलकर मत करो, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। जब कभी भी लिंकन की पत्नी तथा दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों की निंदा करते थे तो लिंकन यही कहते थे कि उनकी निंदा मत करो। उनकी जैसी परिस्थितियों में शायद हम भी वैसा ही करते, हम भी वैसे ही होते, लेकिन लिंकन के पास लोगों की आलोचना करने के सारे अवसर मौजूद थे। केवल एक उदाहरण से आप यह बात बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई सन 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया। 4 जुलाई की रात में ही जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगे। अचानक ही तूफानी बादलों के कारण हुई तीव्र वर्षा से बाढ़ आ गई। जैसे ही ली अपनी हारी हुई सेना के साथ पोटोमैक पहुंचा तो उसने देखा कि सामने तो बाढ़ से उफनाती हुई नदी है, जिसे पार करना असंभव है। उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली चारों ओर से फंस चुका था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन भी यह समझ गए थे कि भगवान की कृपा से मिला यह एक सुअवसर था, ली की सेना को पराजित करने का सुनहरा मौका, जिससे युद्ध तुरंत ही समाप्त हो सकता था। इसी आशा में लिंकन ने जनरल मीड को यह आदेश दिया कि वे युद्ध से संबंधित कोई मीटिंग न बुलाएं, सीधे ही ली की सेना पर आक्रमण कर दें। लिंकन ने अपने आदेशों को तो टेलीग्राफ कर दिया था, एक संदेश वाहक को मीड के पास तुरंत भेजकर कार्यवाही करने का आदेश देने को कहा, लेकिन जनरल मीड ने लिंकन के आदेश के विरुद्ध काम किया। मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की एक मीटिंग बुलाई। वह ली पर हमला करने से झिझक रहा था और इस बात के लिए उसने बहाने बनाकर लिंकन को टेलीग्राफ कर दिया वह ली पर हमला नहीं कर सकता। फिर बाढ़ का पानी भी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ सुरक्षित नदी पार कर गया। लिंकन का क्रोध 7वें आसमान पर था। लिंकन अपने बेटे के सामने चीख चीख कर कह रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? दुश्मन पूर्णतः हमारे चंगुल में था। कितना सुनहरा अवसर था, हमें तो केवल अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हम उसे नहीं पकड़ पाए। मेरी बात किसी ने नहीं मानी। परिस्थितियां हमारे अनुकूल थीं तथा ली के प्रतिकूल। अगर मैं वहाँ होता तो ली हमारे शिकंजे में होता। मैं स्वयं उसे अपने हाथों से कोड़े मारता। याद रहे, अपने जीवन के इस पड़ाव में लिंकन अत्यंत शील संयत थे तथा उनकी भाषा बेहद संयमित और श्रेष्ठ होती थी। अपार निराशा के बीच लिंकन ने मीड को यह पत्र लिखा। सन 1863 में लिंकन द्वारा लिखित यह पत्र गंभीर आलोचना से परिपूर्ण था। मेरे प्रिय जनरल, मुझे लगता है आप ली के बच निकलने को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वह पूर्णतया हमारे जाल में था। उसको बंदी बना लेने से यह युद्ध ही समाप्त हो जाता, लेकिन अब तो युद्ध ना जाने कब तक चलेगा। जब आप नदी के इस पार ही ली पर हमला नहीं कर पाए तो आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? अब तो ली नदी के उस पार सुरक्षित है और आप अपनी 2/3 से अधिक सेना को तो नदी के उस पार नहीं ले जा सकते। यह बात तो एकदम तथ्यहीन है। मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। मुझे इस बात का केवल दुख है और बहुत दुख है कि हम सुनहरा अवसर गंवा चुके हैं। हम अब केवल हाथ ही मल सकते हैं। सोचिए, जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा होगा। आश्चर्य की बात यह है कि मीड को यह पत्र कभी मिला ही नहीं, क्योंकि लिंकन ने इसे कभी भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मृत्यु के पश्चात उनकी फाइलों के बीच में पड़ा हुआ मिला। लेखक कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लिंकन ने यह पत्र लिखने के बाद अपने कमरे की खिड़की के बाहर झांक कर देखा होगा, फिर स्वयं से कहा होगा, लिंकन 1 मिनट रुको। संभवतः मैं कुछ अधिक ही उतावला हो रहा हूँ। मैं मीड को ली पर आक्रमण करने की मंत्रणा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाइट हाउस के शांत वातावरण में जी रहा हूँ।
मेरे लिए ऐसी मंशड़ा देना एकदम सरल है, लेकिन अगर मैंने भी गोटिसबर्ग में रहकर पिछले हफ्ते के दौरान हुए खून खराबे को देखा होता जैसा कि मीर ने देखा है, अगर मेरे कानों में भी मरने वाले और घायलों की चीख पुकारें गूंज रही होती, तो निश्चित रूप से ही मैं भी हमला करने के लिए इतना तत्पर कभी नहीं होता। यदि मेरी प्रवृत्ति भी मीर की तरह सुरक्षात्मक होती तो शायद मैंने भी वही किया होता जैसा मीर ने किया। यदि मैं इस पत्र को अभी भेजूंगा तो मेरे मन की भड़ास तो निकल जाएगी, पर शायद मीर के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। वह भी मेरी निंदा करेगा और स्वयं को साबित करने में समय गंवाएगा। इसीलिए दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाएगी और फिर एक सेनापति के रूप में मीर की छवि भी खराब हो जाएगी। हो सकता है मीर अपने पत्र से त्याग पत्र दे दे। लेखक कहते हैं कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लिंकन ने उस पत्र को उठाकर एक तरफ रख दिया था। लिंकन का कटु अनुभव इस बात का गवाह था कि तीखी आलोचना हमेशा ही व्यर्थ होती है और उससे किसी को भी लाभ नहीं होता, केवल और केवल नुकसान होता है। महान लेखक मार्क ट्वेन कभी कभी तो क्रोध में आकर पागल से हो जाते थे और फिर क्रोध से इतना गर्म पत्र लिखते थे कि पेपर तक जल उठता था। उदाहरणतः एक बार क्रोध से भरे मार्क ने एक व्यक्ति को लिखा, मेरा मन चाहता है कि तुम्हें जीवित दफन कर दिया जाए। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो मुझे बता दो। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो मुझे बता दो, शेष व्यवस्था मैं स्वयं ही कर लूँगा। एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनके प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग तथा विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने तुरंत ऑर्डर दिया, आप अगली बार मेरे लिखे अनुसार ही छापे। प्रूफ रीडर से कह दे कि वह अपने सुझावों को अपने घिसे पिटे सड़े हुए मस्तिष्क में ही रहने दे। इसी प्रकार के विषैले पत्र लिखकर मार्क ट्वेन राहत की सांस लेते थे। इससे उनके मन का सारा उफान बाहर आ जाता था और किसी को कोई हानि भी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी वाइफ इतनी समझदार थी कि चुपके से उन पत्रों को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देती थी। उन पत्रों ने कभी भी डाक के डिब्बे की शक्ल नहीं देखी। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप परिवर्तित करना, सुधारना या फिर कुछ अच्छा बनाना चाहते? बहुत से बेहतरीन विचार हैं। मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि क्यों ना इसका शुभारंभ स्वयं से ही कर लिया जाए। यदि स्वार्थहीन होकर सोचोगे तो तुम सबसे पहले स्वयं को सुधारना चाहोगे। ये कोई खतरनाक खेल भी नहीं होगा। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है, अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ़ के बारे में शिकायत तब तक मत करो जब तक कि आपके स्वयं के घर की सीढ़ियां साफ ना हो। एक बार अपनी युवावस्था में लेखक ने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नामक लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा, क्योंकि उन दिनों लेखक सभी को प्रभावित करने की नाकाम कोशिश में लगे रहते थे। लेखक के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहे थे तथा लेखक ने उनके काम करने की शैली के विषय में पूछा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे एक खत लिखा था जिसके अंत में लिखा था, डिक्टेट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। लेखक कहते हैं कि इस वाक्य ने मुझे बेहद प्रभावित किया। मैं सोचने लगा कि इसका लेखक निश्चित ही कोई महान तथा व्यस्त आदमी होगा, तभी तो उसने ऐसा लिखा। और मेरी मूर्खता देखिए, मैं व्यस्त बिल्कुल तो नहीं था, लेकिन रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर रौब मारना चाहता था। इसीलिए मैंने भी अपनी छोटी सी चिट्ठी के अंत में ये शब्द लिखकर भेज दिए, डिक्टेट किया गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। उसने तो मेरे खत का जवाब तक देना उचित नहीं समझा, बल्कि मेरे ही पत्र के आखिर में एक लाइन और जोड़कर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दी, आपके बैड मैनर्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। वह सही थे, गलती मेरी ही थी, इसके लिए मेरी निंदा भी होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी गलती होते हुए भी मुझे बहुत बुरा लगा। 10 सालों बाद जब मैं मिस्टर डेविस की मौत का समाचार पहुंचा मुझ तक, तब भी मेरे मस्तिष्क में वही विचार घूम रहा था। उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी।
अब यदि हम में से कोई भी किसी के लिए अपने मन में घृणा और द्वेष की भावना पैदा कर लेता है तो यह दशकों तक चलती रहती है। शायद उस व्यक्ति की मौत के बाद भी यह समाप्त न हो। तो इसके लिए हमें केवल इतना करना चाहिए कि हम कुछ गिने चुने शब्दों में उस व्यक्ति की आलोचना कर दें, चाहे हमारी आलोचना तर्क संगत हो या अतर्क संगत। जब भी अन्य शब्दों के साथ मेल जोल बढ़ाएं, उसके साथ व्यवहार करें, तो हमें यह बात हमेशा ही अपने मस्तिष्क में स्मरण रखनी चाहिए कि हमारा सामना केवल तार्किक बुद्धि वाले लोगों के साथ नहीं होगा। हर व्यक्ति के कुछ भावात्मक गुण अवश्य होते हैं, कुछ खामियां ज़रूर होती हैं। गर्व होता है तो अहंकार ज़रूर होता है। अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने कठोर आलोचना के कारण ही तो उपन्यास लेखन से संन्यास लिया था। अंग्रेज कवि थॉमस चैटरटन की आत्महत्या की वजह भी तो निंदा ही थी। अपनी युवावस्था में अति अभद्र रह चुके बेंजामिन फ्रैंकलिन आगे चढ़कर इतने अच्छे कूटनीतिज्ञ बन गए, इतने व्यवहार कुशल बन गए कि उनको फ्रांस राजदूत के रूप में भेजा गया था। आखिर क्या था उनकी सफलता का रहस्य? उनका कथन था, मैं किसी के भी विषय में बुरा नहीं बोलूँगा, हर किसी के विषय में केवल अच्छी बात ही लिखूँगा। तो बुराई करना, निंदा करना, शिकायत करना, आलोचना करना, तो सब करना बहुत आसान है। कोई मूर्ख ऐसे ही कर सकता है, या फिर यूँ है कि ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। लेकिन लोगों को समझने तथा उनको माफ़ करने के लिए व्यक्ति को बहुत समझदारी तथा संयम की आवश्यकता होती है। कार्लाइल ने इसीलिए तो कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता का परिचय देते हैं। एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट बॉब हूवर प्रायः एयर शो में प्रदर्शित करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में भाग लेने के पश्चात लॉस एंजलिस में अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक ही हवा में 300 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया तो किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन जहाज को काफ़ी नुकसान हो गया। नीचे उतरने पर बॉब हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज़ के ईंधन की जांच पड़ताल की। यह सब देखकर वे चकित रह गए कि दूसरे विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज़ में गैसोलीन के स्थान पर जेट का ईंधन डाल दिया गया था। फिर उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पता लगाया जिसने उनके हवाई जहाज़ की सर्विस की थी। वह एक युवा मैकेनिक था और स्वयं अपनी गलती पर शर्म से पानी पानी हो रहा था। जैसे ही हूवर उसके समीप पहुंचे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से 3 जिंदगियां जा सकती थी और हवाई जहाज़ का तो काफ़ी नुकसान हो ही चुका था। सोचिए, उस समय उस मैकेनिक की शक्ल देखकर हूवर को कितना क्रोध आया होगा। उसे फटकार लगाने, यहाँ तक कि उसे मारने का भी मन किया होगा। लेकिन हूवर ने मैकेनिक को डांट लगाना तो दूर, उसकी आलोचना तक नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा, तुम्हें यह बताने के लिए मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ तथा तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, मेरी इच्छा है कि कल ही तुम मेरे F-51 हवाई जहाज़ की सर्विस करो। अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों की आलोचनाएं करते नहीं थकते। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसा कहने से रोक रहा हूँ? नहीं, लेखक कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि आप उनकी आलोचना करने से पहले अमेरिकी पत्रकारिता के एक प्रसिद्ध लेख फादर फॉरगेट्स को अवश्य पढ़ लें। पहली बार यह लेख पीपल्स होम जर्नल के एक संपादकीय रूप में प्रकाशित हुआ था। रीडर्स डाइजेस्ट में इसका लघु रूपांतरण भी प्रकाशित हुआ था। इसका लघु रूपांतरण इस प्रकार है कि कुछ लेख गहन अनुभूति के किसी विशेष क्षण में लिखे हैं और वही लेख पाठकों के दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक लेख फादर फॉरगेट्स भी है। अब यह लेख लगातार पुनः प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक W. लिविंगस्टोन लॉर्नार्ड का कहना है कि यह लेख हज़ारों अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। कई विदेशी भाषाओं में भी यह लेख उतना ही सफल हुआ है। मैंने हज़ारों लोगों को व्यक्तिगत तौर पर यह अनुभूति दी है कि वे इसका प्रयोग चर्च, स्कूल तथा लेक्चरर प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। यह अनेक बार असंख्य कार्यक्रमों में, रेडियो में प्रकाशित
प्रसारित हो चुका है। कॉलेज की पत्रिकाओं तथा हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छप चुका है। कई बार एक लघु लेख ही रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस पहले नियम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी बुराई मत करो, आलोचना मत करिए, निंदा मत करिए, शिकायत मत करिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि फादर फॉरगेट्स का पूरा लेख ऐसे ही मैं बताऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।